जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर टिप पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हम रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर हम जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तन्नु अम्ल में पानी मिलाना चाहिए, सांद्र अम्ल में पानी, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, पानी में सांद्र अम्ल। बताइए क्या करना चाहिए पानी के तनुकरण के लिए। तो देखिए, तनुकरण का मतलब क्या होता है। तनुकरण जब भी करते हैं तो उसका प्रभाव क्या कम होता है, और उसमें तनुकरण में हमेशा अम्ल जो है, सांद्र अम्ल जो है वो दुर्बल बनाने के लिए तनुकरण किया जाता है। तो अम्ल में पानी मिलाना तो तनुकरण कहलाता है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो तन्नु अम्ल में पानी, तो इसका आंसर क्या होगा, पानी में सांद्र अम्ल। यानी कहने का मतलब, सबसे पहले आपको एक पानी लेना है, पानी का पात्र, उसके अंदर आपको सांद्र अम्ल की 2 से 3 बूंदे डालनी है। ठीक है ना, जिससे आपको क्या होगा, पात्र फटेगा नहीं। अगर आप, जैसे कि आपने एक अम्ल आपने भरा हुआ, जैसे मान लीजिए, और उसमें पानी की बूंदे सीधी डाली, तो वो फट सकता है। इसलिए क्या करता है, सबसे पहले पानी को भर के फिर उसमें 2-3 बूंदे डालनी चाहिए। इससे क्या होगा, डिस्टिलेशन हो जाता है। जैसे लेड एसिड बैटरी होती है, तो लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, अम्ल भरा होता है, तो उसके जब बैटरी में, बैटरी का जो निर्माता होता है वो उस हिसाब से हमें गाइडेंस देता है कि इसके तनुकरण के लिए अब इसमें पानी मिलाना चाहिए। वो तो आसानी से फटता नहीं है, फिर भी उसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें भी हम क्या करते हैं, तनुकरण की प्रक्रिया करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के साथ एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा पेट में स्रावित नहीं होता, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। बाकी जो पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों क्या आपके लवण है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोने को घोल सकता है, तो एक्वा रेजिया जो होता है वो सोने को घोल सकता है। ठीक है ना, एक्वा रेजिया जो होता है सोने को घोल सकता है। एक्वा रेजिया में हम जो अम्ल लेते हैं वो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा। तो एक्वा रेजिया में जो आपका रेशो होता है 1:3 का होता है। तो आपका HNO3 जो होता है वो 1 अनुपात मिला होता है, और 3 अनुपात में आपका HCl मिला होता है। तो 1:3 में आपका एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया में आपका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HNO3 की मात्रा 1 अनुपात में होती है और हाइड्रोक्लोरिक की 3 अनुपात में होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पानी में घुलने पर इनमें से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। तो पानी में कौन H+ कम आयन देता है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, CH3COOH। ये क्यों है, क्योंकि आप देखिए बाकी जो अम्ल जितने भी HNO3 हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HCl हो, ये तीनों जो भी एसिड है, ये हम कह सकते हैं कि HNO3 है, H2SO4, HCl है। तो ये तीनों जो भी आपको एसिड दे रखा है, ये तीनों प्रबल एसिड है, यानी तीनों प्रबल अम्ल है। जबकि आपका CH3COOH जो एसिटिक एसिड जो है, वो आपका दुर्बल अम्ल है। इसलिए ये जल में घोलने पर कम H+ आयन देता है, और अधिक जो H+ आयन देता है वो सारे प्रबल अम्ल होते हैं। और H आपका किसको दर्शाता है, पावर को ही दर्शाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अम्लीक के आधार पर कौन सा सही है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल को नीला कर देता है, OH को जलीय माध्यम पेश करता है, पिघली अवस्था में निष्प्रभावी को दर्शाता है, जलीय घुली अवस्था में विद्युत का संचार करता है। तो अम्ल जो होता है क्या करता है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर, वैसे इस क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछा गया है, और क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्योंकि अम्ल की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं क्या होता है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है। और OH- आयन भी नहीं देता, निष्प्रभावीकरण। जो आपका अम्ल जो होता है वो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि जब अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ करी जाती है तो क्या बन जाता है, लवण। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है, आप सभी को पता होगा। तो लवण का निर्माण से क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है, यानी कि निष्प्रभावीकरण कौन दर्शाता है, अम्लीक दर्शाता है। उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत नहीं है, ये आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वो H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। आपको इसमें सही या गलत नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट बताना है, यानी कि सही कथन आपको बताना है। गलत नहीं है मतलब सही बताना है वो स्टेटमेंट। ऑप्शन बी दे रखा है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वो H+ आयनों कम मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3 और H2SO3। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका जो अम्ल है, जो परबल अम्ल होता है, मैंने आपको बताया था परबल अम्ल हमेशा क्या देता है, H+ आयन हमेशा अधिक मात्रा में देता है। तो HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही प्रबल अम्ल है। इसलिए ये बड़ी संख्या में H+ आयनों का उत्पादन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए पीएच स्केल पर इनकी वैल्यू कम होती है, यानी कि हाइड्रोजन की पावर इसकी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट पहला एकदम सही है। उसके बाद ऑप्शन ये जो बी स्टेटमेंट दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से क्या होता है, जल में आयनित होता है, वो H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH और H2CO3, यानी कि जो कि कम मात्रा में घुला होता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन के पीएच की कम वैल्यू की बात करें, यानी कहने का मतलब ये पहले वाले का जस्ट विपरीत हो गया। यानी जिसमें अगर जलीय विलयन में घोले तो उसमें H+ की मात्रा अगर कम होती है या H+ आयनों की पावर कम होती है तो वो आपका दुर्बल अम्ल होता ही है। यही बात ये स्टेटमेंट कहना चाहता है। जैसे कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड वगैरह है, तो ये आपके ये ध्यान रखना, एसिटिक एसिड जो है आपका ये कार्बन विलय, ध्यान रखना। कार्बनिक विलयन क्या होता है, जल में कम घुलनशील होगा ये, ठीक है ना। इसलिए ये जल में कम आयनित होते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि इनकी जो पीएच स्केल में इनकी वैल्यू होती है वो अधिक आती है। अधिक का मतलब जैसे अगर बात करें तो HCl की जो वैल्यू आती है पीएच स्केल में तो वो लगभग 1 के आसपास आती है, लेकिन इन एसिटिक एसिड वगैरह की लगभग 3 के आसपास इनकी पीएच आती है। तो ये अधिक प्रबल नहीं माना जाता, इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इसके स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये मैंने दोनों आपको बता दिया है। इसको दोबारा इसका निष्कर्ष बताता हूँ। क्वेश्चन का क्या है कि जब आपको H+ आयन की सांद्रता अधिक दी हो तो वो अम्ल हमेशा बनेगा प्रबल, ध्यान रखिएगा। जब भी H+ आयन की सांद्रता अधिक हो तो वो अम्ल होता है प्रबल, और H+ की सांद्रता अगर कम हो तो वो बनता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो एसिटिक एसिड, मेथेनोइक एसिड जितने भी है, और उसके अलावा आपको H2CO3 दे रखा है, H2SO3 दे रखा है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। उसके अलावा प्रबल अम्ल तो सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HBr है, HNO3 है, HF है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये सारे प्रबल अम्ल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इथेनॉल को इथेन में देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो इथेनॉल है। इथेनॉल ध्यान रखेगा, जब भी पीछे आपका ओल अगर ग्रुप आए, इथेनॉल वैसे एक कार्बनिक रसायन है, और ओल जब भी आए तो वो आपका एल्कोहल होता है, ध्यान रखेगा। तो इथेनॉल को इथेन में चेंज करना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। अच्छा, आप मुझे कल की अगर आपने क्लास ली हो तो बताइए डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या हो गया, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। कल की अगर क्लास ली हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका यूज करेंगे, बताइए आप। तो इसका आंसर क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एसिड एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। धातु के शोधन में भी काफी हद तक सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। बैटरियों के निर्माण में भी इसी का यूज करते हैं। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ, जो विस्फोटक सामान होता है, विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं, उसके निर्माण में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है।
बाकी विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक एसिड का भी यूज लिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यह जलीय माध्यम में H+ का निर्माण करता है, ठीक है। स्वाद में कड़वा होता है, नीले को लाल करता है, H2CO2 और लवण का निर्माण करने की धातुओं और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। सत्य कौन सा है? कड़वा होता है, कड़वा नहीं होता, स्वाद में खारा होता है, यानी कि इसका कड़वा स्वाद नहीं होता, खट्टा होता है, क्षार का कड़वा स्वाद होता है। तो ऑप्शन में बी इज द करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, कौन सा ऑक्साइड इसमें अम्लीय नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो SO2, NO2, SO3। अब एक बात और बताता हूँ आपको, इसमें देखिए ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, इसमें भी 2 है और ये 3 है। ऑक्सीजन जब भी माइनस की होगी, ऑक्सीजन आयन जब भी जुड़ा होगा, तो वो गैस अम्लीय बन जाएगी। मैंने अम्लीय गैस के बारे में भी बताया था। अम्लीय गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो अम्लीय कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया, तो CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 हो जाता है तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 भी एक अम्लीय गैस है, ध्यान रखिएगा। SO2 भी है, NO2 भी है और SO3 भी है, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो CO नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की पावर अधिक नहीं है। अगर ऑक्सीजन की पावर इसमें ज्यादा हो तो वो अम्लीय बन जाएगी। देखिए, हमेशा अम्लीय होने के लिए H+ होना ही जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन की पावर भी हो सकती है, ऑक्सीजन के भी अणु अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है सबको समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, कौन से अम्लीय नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। PCl4, SbCl4, PCl4 या CCl4। देखिए, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको क्या होगा, तो अम्लीय कौन सा नहीं है, तो आपका जो PCl4, SbCl2, PCl2, CCl4। तो आपका CCl4 जो है वो अम्लीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CCl4 जो है, इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये अग्निशामक के रूप में इसका यूज हम करते हैं। तो इसकी प्रकृति हम उदासीन नहीं मानते हैं, ठीक है ना, CCl4। और ये एक कार्बनिक रसायन भी होता है, क्योंकि कार्बन है इसमें, CCl4 इसलिए। बाकी ये सारे आपके अम्लीय प्रकृति के थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, PCl2 है, सॉरी माफ कीजिएगा, SpCl4 है, PCl4 है। तो ये अम्लीय प्रकृति के माना जाता है। ये दुर्बल अम्ल आप इनको मान सकते हैं, बाकी जो है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बार एक जगह अनुपात पूछ लिया, और ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक बार एक जगह लाता है। इसका रेशो डायरेक्ट पूछ लिया है, तो 1:3 होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देगा, बताइए। कौन सा H+ आयन दुर्बल है? दुर्बल की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा है? तो दुर्बल हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक है या एसिटिक है, बताइए। तो जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का दोस्तों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ध्यान रखिएगा। CH3COOH, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आपका एसिटिक एसिड आता है। तो ये पानी में घुलने पर कम H+ आयन देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को देखिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।